इंदौर के रहने वाले राजा रघुवंशी जो कि एक मांगलिक थे और उनके लिए मांगलिक लड़की ही उपयुक्त थी, क्योंकि मांगलिक का कहा जाता है मांगलिक यदि लड़की है तो मांगलिक लड़का होना चाहिए, और अगर मांगलिक लड़का है तो मांगलिक लड़की होना चाहिए। इसी बीच में परिवार को सोनम के परिवार के बारे में पता चलता है और ये भी पता लगता है कि सोनम वो भी मांगलिक है। तो अब मांगलिक लड़का और मांगलिक लड़की ये दोनों की जोड़ी बहुत बेहतर होती। इन दोनों की कुंडली को पंडित से दिखलवाया जाता है। पंडित देखते हैं और बताते भविष्य काफ़ी उज्जवल है, ये बहुत बेहतर जोड़ी बनेगी। अब सोनम और राजा रघुवंशी दोनों एक दूसरे से मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मामला परिवार तक भी आ जाता है। परिवार की आपसी रजामंदी से दोनों की शादी तय कर दी जाती है। शादी होती है, शादी काफ़ी धूमधाम से होती है, पूरा परिवार खुश था। इसी बीच सोनम कुछ सपने अपने शादी से पहले सजोई हुई थी, उन सपनों को जीने की उसकी जो ख्वाहिश थी वो अपने शादी के बाद शुरू होती है। वो राजा से कहती है, राजा क्यों ना हम लोग हनीमून पर चलते हैं। तो राजा कहता है, मैं तो इंडिया में लगभग हर जगह घूम लिया हूँ, कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहाँ पर मैं नहीं गया हूँ। तो सोनम के लिए ये भी बहुत बड़ी दिक्कत थी। फिर वो प्लान बनाती है कि अच्छे काम करते हैं, हम लोग चलते हैं कामाख्या मंदिर, वहाँ पर दर्शन वगैरह करेंगे और उसके बाद देखते हैं कहाँ घूमना है। तो राजा तैयार हो जाता है, क्योंकि वो इससे पहले कभी कामाख्या देवी का मंदिर गया नहीं था। तो वो तैयार हो जाता है। तैयार होने के बाद दोनों कपल परिवार के रजामंदी के बाद हनीमून के लिए निकल जाते हैं। लगभग 11 मई को ये लोग शादी हुई थी और 20 मई को ये लोग हनीमून पर निकलते हैं। हनीमून पर 2-3 दिनों तक बहुत घूमते फिरते हैं, परिवार से भी संपर्क लगातार बना हुआ था। अचानक दोनों का संपर्क परिवार से टूट जाता है। एक दिन तक तो परिवार बर्दाश्त करता है कि चलो ठीक है, हो सकता है नेटवर्क की दिक्कत वगैरह होगी, कॉल नहीं लग रहा होगा। लेकिन फिर अगले दिन भी जब पूरा दिन मोबाइल स्विच ऑफ आता है तो परिवार को डर लगता है। परिवार में सोनम का जो भाई था वो और राजा रघुवंशी के जो भाई थे ये लोग तुरंत फ्लाइट पकड़ करके उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर राजा और सोनम का आखिरी लोकेशन था। वहाँ पर जब ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर ना तो इन लोगों का कोई अता पता, ना इनके बारे में कोई जानकारी, ना तो पुलिस को कोई जानकारी है, ना तो वहाँ की सरकार को किसी प्रकार की जानकारी है, ना तो वहाँ सरकार की तरफ से कोई मदद इनको मिल रही थी। अब इन लोगों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि इस दुर्गम इलाके में कैसे इन लोगों का पता लगाया जाए। और जब पता लगाने की ये लोग कोशिश करते हैं, अपने तरीके से हर वो चीज़ करने की कोशिश करते हैं जो इन लोगों को सही लगता है। और जब सारी चीज़ें धीरे धीरे मामला हाईलाइट होना शुरू हो जाती हैं, चाहे वो विधायक की बात करेंगे, सांसद की बात करेंगे, या फिर मुख्यमंत्री की बात करेंगे, या फिर गृह मंत्री की बात करेंगे, हर किसी के नज़र में जब ये पूरी घटना निकल करके आती है कि 2 कपल जो थे वो इंदौर के रहने वाले वो काफ़ी दिनों से लापता हैं। और इस मामले में पुलिस और प्रशासन का जो रवैया है वो काफ़ी ढिलमुल है, वो उस तरीके का सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरीके से करना चाहिए था। जब गृह मंत्री तक बात पहुंचती है, गृह मंत्री का दबाव आता है, ऊपर से प्रेशर पड़ता है, तो पुलिस एक्टिवेट होती है। और जब खोजबीन शुरू होती है तो क्या एनडीआरएफ, क्या एसडीआरएफ, सभी की सभी टीमें, पुलिस, एएसपी, डीएसपी, सारे लोग एक्टिवेट हो जाते हैं। और लगभग 7-8 दिनों के बाद एक खबर पता चलती है। वो खबर काफ़ी चौंकाने वाली होती है, जिसमें राजा रघुवंशी की लाश निकल करके सामने आती है। जब ये मामला इस तरीके से हाईलाइट होता है तो इसमें कई ऐसी कड़ियाँ धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाती हैं जो पुलिस की तफ्तीश में आगे निकल करके आती हैं, जो आपको इस कहानी के माध्यम से आज पता चलेगा। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर की। इंदौर का एक इलाका लगता है साकार नगर, वहाँ के रहने वाले राजा रघुवंशी, जो कि परिवार जो है ट्रांसपोर्ट का शुरू से बिजनेस रहा है। तो राजा रघुवंशी भी ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में अच्छे खासे माहिर थे और परिवार एक संपन्न परिवार है जिसमें कभी किसी चीज़ की दिक्कत नहीं थी। लेकिन एक दिक्कत थी, राजा रघुवंशी शुरू से ही मांगलिक थे, इस वजह से मांगलिक लड़की से ही शादी होनी थी। तो सोनम का परिवार धीरे धीरे संपर्क में आता है, सोनम भी मांगलिक थी। अब राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी दोनों की शादी हो जाती है और शादी में पूरा परिवार सब कुछ खुश था। दोनों की शादी लगभग 11 मई 2025 को होती है। अब इसे आप अरेंज विथ लव कीजिए, कहिए, या लव विथ अरेंज, ये दोनों यहाँ पर सुटेबल है। 11 मई को दोनों की शादी हो जाती है।
अब जो सोनम रघुवंशी होती है वो अपने पति को हनीमून के लिए जब राजी करती है तो प्लान बन जाता है, परिवार वालों को बताया जाता है कि हम लोग 20 मई 2025 को हनीमून के लिए निकलेंगे। इंदौर से ये लोग बेंगलोर होते हुए गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पहुंचते हैं। वहाँ पर दर्शन वगैरह किया जाता है, दर्शन वगैरह करते हैं तो आगे का प्लान वहाँ से तय होता है। तो कामाख्या मंदिर में ही एक व्यक्ति होता है, वो इनसे कहता है कि आप लोग अगर हनीमून के लिए जाना चाहते हैं तो शिलोंग जो है यहाँ का सबसे बेहतर इलाका, आसपास में अपने इंडिया में बेहतर, आप वहाँ पर जाइए, बहुत अच्छा है। बारिश या फिर हिल वगैरह, चट्टानें वगैरह, ये सब सारी चीज़ें वहाँ पर अलौकिक है। और बताया ये जाता है कि जो पेड़ों की जड़ों से पुल बनता है वो भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों का ध्यान खींचता है। तो सोनम जो थी वो राजा रघुवंशी को इम्प्रेस कर लेती कि चलो हम लोग वहाँ पर दोनों लोग चलते हैं, घूम करके आएंगे। और ये लोग 23 मई को मेघालय के शिलोंग चले गए। मेघालय के जो शिलोंग है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ के एक सोहरा इलाका है, सोहरा इलाका में जब ये लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर परिवार से बातचीत हो रही होती है। और सोनम अपनी सास यानी राजा रघुवंशी की माँ से बातचीत हो रही होती है। बताया ये जाता है कि उस दिन 11 था, 23 मई को इन लोगों की शादी का 11 था। मतलब सोनम जो थी उस दिन व्रत थी, तो वो कुछ खाई पी नहीं थी, लेकिन वो फिर भी पहाड़ पर चढ़ रही थी और अपनी सास से लगातार बात कर रही थी। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा था। तो सोनम कहती है कि मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों को कॉल करेंगी। और इसी बीच वो कॉल कट जाता है। अब लगभग 2 घंटे 4 घंटे बीत जाते हैं, ना तो सोनम का कोई कॉल आता है, ना तो उस नंबर से कोई संपर्क हो पाता है। परिवार लगातार परेशान था और लगभग इसी बीच 24 मई हो जाता है। 24 मई को भी लगातार फ़ोन किया जाता है, मोबाइल फिर भी स्विच ऑफ आता है। अब सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार वाले परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये 2 नए कपल जिनके साथ किसी चीज़ का संपर्क नहीं हो पा रहा, और इनके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत सारी चीज़ों को आशंकित कर रहे हैं। जैसे दोनों नए कपल थे तो गहना वगैरह भी इन लोगों के पास में था, मतलब पहन करके गए थे घूमने फिरने, और अंगूठी वगैरह राजा पहना हुआ था, सोने की चैन वगैरह। तो परिवार को आशंका लग रहा था कि कहीं कोई ऐसा गलत हरकत इन लोगों के साथ ना हो गया हो। इसी बीच सोनम के जो भाई हैं वो और इधर राजा रघुवंशी के भाई इमरजेंसी फ़्लाइट पकड़ते हैं। वो लोग सीधा वहाँ शिलोंग पहुँच जाते हैं। शिलोंग पहुँचते हैं, वहाँ पर पुलिस से मदद लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन पुलिस सरेंडर कर देती है कि हम इस तरीके का कोई मदद नहीं दे पाएंगे। ये लोग काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस का रवैया कुछ खास नहीं था और मामले को पुलिस दबाना चाहती थी। वहाँ उस लोकल जगह पर भी ये लोग गए जहाँ पर इन लोगों का आखिरी लोकेशन था, वहाँ पर भी कुछ खास सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये लोग लोकल मीडिया को पकड़ते हैं, कुछ यूट्यूबर्स वगैरह को पकड़ते हैं, कुछ पैसे दे करके इन लोगों के बारे में खबर चलवाई जाती है। खबर चलती है, उसके बाद ये लोग 5 लाख रुपए का इनाम भी रखते हैं कि जो भी इन दोनों का पता बताएगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। अब ये जो खबर थी धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम बड़े बड़े अखबारों की सुर्खियाँ बनने लगी, बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पर चलने लगे। अब ये मामला धीरे धीरे हाईलाइट होता है तो मध्य प्रदेश के जो सांसद हैं उनको ये खबर पता चलती है। वहाँ से कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं उनको भी खबर पता चलती है, और कैलाश विजयवर्गीय से सीधे गृह मंत्री अमित शाह जी को ये खबर पता लग जाती है। जब गृह मंत्री को ये बात पता लगती है, मुख्यमंत्री को भी, मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी ये बात पता लगती है। अब वहाँ से गृह मंत्री के द्वारा सीधे मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें फ़ोन किया जाता है, इस बारे में जानकारी दी जाती है। अब जब शासन प्रशासन के उच्च स्तर पर ये बातें होना शुरू हो जाती है तो ऊपर से पुलिस के ऊपर दबाव पड़ता है। पुलिस को जब दबाव पड़ता है तो पुलिस थोड़ी सी एक्टिवेट होती है, इस मामले को तत्परता से लेती है। जब जांच पड़ताल की जाती है तो पता लगता है कि इन लोगों का जो आखिरी लोकेशन था वो लोकेशन शिलोंग के आसरा हिल में मिलता है, जहां पर ये लोग आखिरी बार एक दूसरे के साथ थे और वहां से इन लोगों का कोई अता पता नहीं लगता। और वो कैसे पता चलता है, वो जब ये लोग यहाँ से घूमने शिलोंग पहुँचे थे तो शिलोंग में ये लोग एक एक्टिवा स्कूटी जो होती है वो रेंट पर लिए थे। और ऐसा होता है यदि आप कहीं घूमने वगैरह जाएंगे ऐसे डेस्टिनेशन पर जहाँ पर आपका अपना वाहन ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है, आप अगर लेह लद्दाख या शिलोंग या वगैरह जाएंगे तो वहाँ पर रेंट पे बाइक मिलती है। तो ये रेंट पे बाइक लिए थे 4 दिनों के लिए। तो जो बाइक है एक्टिवा स्कूटी, उसका नंबर है ML 05AA1472।
ये एक्टिवा स्कूटी ये लोग ले करके निकले थे। वो एक्टिवा जो स्कूटी होती है वो ओसरा हिल में लास्ट लोकेशन उसका बताया जाता है और वहीं पर वो स्कूटी पाई जाती है। जो स्कूटी थी वो उस जगह पर पाई जाती है और उसमें स्कूटी में चाबी लगा हुआ था और ये जो चाबी थी ये पता नहीं उन लोगों के द्वारा लगा करके छोड़ा गया था या किसी और के द्वारा, ये आगे आपको पता लगते रहेगा। तो जो गाड़ी थी अब वहाँ पर मिल जाती है तो पुलिस को एक थोड़ा सा अनुमान लगता है कि हो ना हो इन लोगों का भी लोकेशन कहीं ना कहीं आसपास में होगा। पुलिस उस तरीके से जांच पड़ताल शुरू करती है। जांच पड़ताल करते करते पुलिस लगभग 25-30 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाती है। पूरी टीम लगी होती है और लगभग 25-30 किलोमीटर के एक दायरे में पेंट्रा की 25-30 किलोमीटर के दायरे में जब पुलिस जांच पड़ताल कर रही होती है तो एक खाई में राजा की लाश मिलती है और वो लाश लगभग 11 दिन पुरानी थी। उस लाश का हाल ऐसा हो गया था कि लाश पूरी तरीके से डिकम्पोज हो रही थी। लाश का सड़न शुरू हो चुका था और पहचानना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन जब लाश बाहर निकाली जाती है उस खाई से तो पता लगता है कि लाश के हाथ पर एक टैटू बना हुआ था जिसमें राजा लिखा हुआ था और एक वाटरप्रूफ स्मार्ट वॉच था। इस आधार पर जो राजा के भाई थे उन्होंने पहचान की कि हाँ ये राजा की डेड बॉडी है। अब जब जहाँ पर डेड बॉडी पाई जाती है वहाँ से पता लगता है कि एक महिला की सफ़ेद शर्ट भी मिली है। उसके अलावा पेंट्रा 40 जो दवा होती है उसकी एक स्ट्रिप मिली है। उसके अलावा फ़ोन के कुछ स्क्रीन वगैरह हैं, स्मार्ट घड़ी वगैरह पाई गई है। ये सब सारी चीज़ें पाई गई हैं। वहीं परिवार आरोप ये भी लगा रहा है कि राजा के गले में सोने की चेन थी, उसके हाथों में 2-2 अंगूठियाँ वगैरह थी, 3 मोबाइल फ़ोन थे। इसके अलावा राजा का जो पर्स है बटुआ वो भी गायब है और उसके अलावा राजा के साथ जो उसकी पत्नी है उसका भी अभी तक कोई खबर वगैरह पता नहीं लग रहा, सोनम रघुवंशी का। अब इसी बीच पुलिस की और भी टीम एक्टिवेट होती है, हर चीज़ों का जांच पड़ताल शुरू कर देती है। तमाम सीसीटीवी फुटेज, आखिरी लोकेशन के बारे में पता किया जाता है कि ये लोग कहाँ से कब गायब हुए हैं, ये सब सारी चीज़ें पता कर रही होती है। इसी बीच पुलिस को एक औजार मिलता है। वो औजार लगभग खून से सना हुआ था और ऐसा लगता था कि उसी औजार से राजा की हत्या की गई है। वो औजार एक लकड़ी काटने वाला औजार है। उस औजार को पुलिस जब्त की है। उसका खैर फोरेंसिक टेस्ट होगा, ब्लड टेस्ट हो सकता है, मिलवाया जाए कि उसी जो खून के उसमें छींटे लगे हैं वो क्या राजा से मैच खाते हैं। तब पुलिस आगे इस मामले को और भी जांच पड़ताल आगे बढ़ाएगी। अपनी जो भी तौर तरीका को उस आधार पर इस मामले को आगे देखा जाएगा। खैर यहाँ पर जो परिवार है वो जब बहुत सारी चीज़ें अपने तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश करता है तो इसमें बहुत सारे चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। जिसमें जो एक्टिवा बाइक की लोकेशन मिली थी वो एक्टिवा बाइक में जीपीएस लगा हुआ था। जीपीएस ट्रैकर मतलब अगर जो गाड़ी मालिक है उसको एग्जैक्ट पता लग रहा है कि उसकी गाड़ी है कहाँ। अब अगर राजा रघुवंशी और उसकी जो भाई राजा रघुवंशी के भाई या सोनम के जो भाई थे ये लोग पता कर रहे थे तो जब स्कूटी मालिक को ये चीज़ पता है कि बाइक वहाँ पर है तो वो आखिर क्यों नहीं बताया इन लोगों को कि बाइक इस लोकेशन पर खड़ी है और आप वहाँ पर आकर के सर्च कर सकते हैं। ये बहुत सारे सवालों के घेरे में है। उसके अलावा बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी बाहर आए हैं जिसमें एक होटल में बताया जा रहा है कि एक होटल मैनेजर के रिसेप्शनिस्ट के साथ इन लोगों का कुछ झगड़ा भी हुआ था, खाना वगैरह को लेकर के भी। एक चाय नाश्ते की दुकान थी, वहाँ पर भी राजा का उस दुकान वाले से थोड़ा सा तू मैं हुआ था। इसके अलावा गाइड पर भी शक किया जा रहा है कि जिस गाइड को इन्होंने पकड़ा था उस दुर्गम इलाके में घुमाने के लिए, वो गाइड उस इलाके में इन लोगों को नीचे तक तो ले करके जाता है लेकिन नीचे जाने के बाद वो अकेला बाहर आ जाता है, इन लोगों को वहीं छोड़ देता है। और ये आशंका तो जताई जा रही है कि हो ना हो यहाँ पर पूरी टीम जो है एक्टिवेट है। गांव वालों से भी पूछने की कोशिश की गई तो गांव वाले भी बता रहे हैं कि यहाँ पर कई दिनों से एक सातिर गैंग चल रहा। वो गैंग हो सकता है कि इन लोगों का अपहरण करके और जो इन लोगों के पास सामान वगैरह है वो लूट लिया है और लूटने के बाद इन लोगों की हत्या भी कर सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इस आशंका के पीछे वजह भी है, इससे पहले भी लगभग 2 लोगों को इसी तरीके से उसी जगह पर उसी आसपास इलाके में ही 2 लोगों को इससे पहले फिरौती मतलब छीन झपट्टा किया गया था और उन लोगों को भी मार दिया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति तो मृत पाया गया था। कुछ दिनों बाद एक और व्यक्ति के साथ इस तरीके की घटना हुई थी जिसमें वो तो बच गया था, मारा नहीं था, लेकिन उसके पास जो भी सामान वगैरह था उसकी छिनताई कर ली गई थी।
तो ये सब सारी चीज़ें निकल करके आई है। उसके अलावा एक सीसीटीवी फुटेज अभी हाल फिलहाल में निकल करके आया है। वो सीसीटीवी जो है वो एक होटल के रिसेप्शन का है, जिसमें 22 मई के शाम को रिसेप्शन में राजा और राजा की जो पत्नी है सोनम, ये लोग दिखे हैं। और यहाँ से ये लोग सिसोटा का होटल गए हैं, उस रिसेप्शन में से निकल करके सिसोटा का होटल में गए हैं, मतलब 22 मई को ही। और वहाँ सामान रखे हैं सिसोटा के होटल में, और वहाँ से माऊ लाकिया गांव चले गए हैं। और ये जो माऊ लाकिया गांव है ये काफ़ी सेंसिटिव इलाका माना जाता है, और यहाँ पर सरकार कहती है कि आप अगर कभी भी जाएँ इस इलाके से आगे बढ़े घूमने तो गाइड लेकर के जाएँ, वरना कुछ भी खतरा हो सकता है। ये वहाँ के पर्यटन मंत्री वगैरह ये सब सारी चीज़ें कर रहे हैं मेघालय की। तो लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है, अगर इलाका इतना सेंसिटिव है तो आप वहाँ पर वन विभाग के जो अधिकारी हैं उनका तैनाती करें या फिर सुरक्षा बढ़ाएं, क्योंकि ये भारत का इलाका, और भारत में अगर भारत के लोग घूम ना पाएँ और अगर घूमने भी जा रहे हैं तो उनके साथ इस तरीके की घटनाएं घट रही है, जिस तरीके से पहलगाम का अटैक हुआ है, और दूसरी तरफ ये मेघालय की घटना, जहां पर सरकार और प्रशासन इस घटना को अपने स्तर से बहुत दबाने की कोशिश की है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है इस तरीके की घटनाओं को लेकर के। जबकि अगर इस तरीके की घटनाएं होती हैं तो सरकार को तुरंत सामने आना चाहिए, लोगों के साथ बातें करनी चाहिए, सुरक्षा बताने चाहिए कि हम और सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, केवल कागजी और बयानबाजी करके नहीं। खैर, जब ये बात सब सारी चीज़ें गृह मंत्री तक पहुंची है तो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम वगैरह सारी लगी हुई हैं, ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। और वो जो इलाका है वो चेरापूंजी इलाका है, वो मतलब बारिश का सबसे अधिक वहाँ बारिश होती है, इस वजह से थोड़ी सी रेस्क्यू करने में भी दिक्कत हो रही है। खैर, राजा रघुवंशी की लाश उनके घर पर आ चुकी है, अंतिम संस्कार कर दिया गया, लेकिन अभी सोनम रघुवंशी का कोई अता पता नहीं है। और परिवार ये आशंका जता रहा है कि हो ना हो सोनम रघुवंशी को अगवा करके ये लोग बांग्लादेश भी लेकर के चले गए हैं, इस तरीके की आशंका जताई जा रही है। और जो पुलिस है वो इस तरीके से भी अपने पूरे काम करने की कोशिश कर रही है, और पुलिस का कहना भी है कि हम जल्द से जल्द इस पूरे घटना का पर्दाफाश कर देंगे। और इसमें बहुत सारे कड़ियाँ एक दूसरे के साथ जोड़ रही हैं, जिस तरीके से जो सीसीटीवी कैमरा, होटल वाले के साथ झगड़ा, चाय नाश्ते वाले के साथ झगड़ा, गाइड का वहाँ से छोड़ करके भाग जाना, ये एक पूरी मिली प्लानिंग है और गैंग का ही पूरा काम है। और स्कूटी से 25-30 किलोमीटर दूर लाश का मिलना, मतलब लोगों को गुमराह करने की, सरकार को गुमराह करने की, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की गई है कि अगर 25-30 किलोमीटर दूर हम स्कूटी रखेंगे तो पुलिस जो है वहाँ पर ही खोजबीन करते रहेगी और जो एग्जैक्ट जगह पर लाश है वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगी। लेकिन यहाँ पर पुलिस टेक्निकल चीज़ों का सहायता लेकर के लाश जो स्कूटी से 25-30 किलोमीटर दूर तक पहुँची है वहाँ पर लाश खैर बरामद की है। आगे हम भी यही प्रार्थना करेंगे कि जितना जल्दी हो सके सोनम रघुवंशी का पता चल सके, और जो परिवार है राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपने की जांच मांग कर रहा है कि सीबीआई को ये पूरा मामला दिया जाए। वहीं जो सरकार है वो एसआईटी की गठन कर चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है। खैर, ये कहानी और ये घटनाएं सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है। कहीं ना कहीं मेघालय सरकार की थोड़ी सी लापरवाही है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा लापरवाही है, जिस तरीके से इस मामले को सीरियस नहीं लिया गया। अगर हो सकता है शुरू में ये लोग सीरियस लिए रहते तो आज इस तरीके की बेइज्जती और इस तरीके का जो सरकार के ऊपर जो दबाव पड़ा है वो दबाव कहीं ना कहीं नहीं पड़ता, और लोगों को एक सुरक्षा फील होती है। और लोग अब डरने लगे हैं उस इलाके में भी जाने को, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ भी हो सकती है। खैर, आप कहाँ से ये वीडियो और कहानियाँ देख रहे हैं आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी जो हमने आपको दी है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके सब्सक्राइब या आपके लाइक या शेयर से हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, आगे और भी हम मेहनत करने की कोशिश करते हैं। आगे फिर एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।